थे 9 ऐसे सैटेलाइट जिनके तूफान से उड़ा चीन। एलन मस्क के जबड़े से छीन कर लॉन्च कर डाले 4 स्वीडिश सैटेलाइट। पहली बार इसरो ने चलाया 8,200 सेकंड का महामिशन। भूटान के लिए पहली बार कर डाला ऐसा डिप्लोमेटिक खेल। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लगा सदमा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ब्रिटेन के सैटेलाइट के बाद से लॉन्चिंग का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि इसरो के आगे तमाम विदेशी स्पेस एजेंसियां पानी भरती नजर आ रही हैं। चीन और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां अभी विक्रम एस रॉकेट की लॉन्चिंग के भूचाल से उबर भी नहीं पाई थीं कि इसरो ने अब ऐसा तांडव मचा दिया है कि करोड़ों भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। दोस्तों, दुनिया के प्राइवेट मार्केट पर कब्जे का भरपूर प्लान लॉन्च करने के बाद इसरो ने गगनयान की कैप्सूल की लैंडिंग और साउंडिंग रॉकेट RH-200 की टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक कर ली है। और इसके बाद चीन के इरादों पर वो हथौड़ा मारा है कि हिंद महासागर में उसकी नींद ही उड़ा डाली है, क्योंकि हजारों मील में फैले हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाजों का डेरा भारत को लगातार परेशान कर रहा था और उनकी निगरानी के लिए भारत के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनके लाइव ट्रैकिंग कर पाए। लेकिन अब इसरो ने वो अंतरिक्ष का जांबाज शिकारी रवाना कर दिया है जो चीन की छाती पर मूंग दलने का काम करेगा। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसरो ने इस बार मोदी का ग्लोबल डिप्लोमेसी की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने का काम कर डाला है। दोस्तों, भला सैटेलाइट लॉन्चिंग से डिप्लोमेसी का क्या लेना देना, आप ये जरूर सोच रहे होंगे। तो भैया, इस बार ऐसा भी कुछ हुआ है। बड़ी बात यह कि अमेरिका की कंपनियों को धता बताकर इसरो के जरिए सैटेलाइट लॉन्च हुई है। तो दोस्तों, ये मिशन आखिर क्यों इतना खास रहा है, क्यों पूरी दुनिया इस पर टकटकी लगाए बैठी थी और क्यों इसरो इस मिशन के दौरान 2 फेज का जिक्र कर रहा था, मतलब लॉन्चिंग के बाद असली लॉन्चिंग। तो क्या थी ये नई बला और क्यों, आइए इस वीडियो में जानते हैं। समंदर के ऊपर तैनात हुआ भारत का जासूस ओशनसैट 3। तो भूटान के अंतरिक्ष में तैनात हुआ खतरनाक छुटकू जासूस। अंतरिक्ष में लगातार 2.5 घंटे चला इसरो के रॉकेट का तूफान। एक ही झटके में अमेरिका से लेकर चीन में मचा हड़कंप। दोस्तों, इसरो के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से भारत के सबसे धांसू सैटेलाइट, ठीक से कहें तो पूरे के पूरे समंदर के प्रहरी यानी ओशनसैट 3 और 8 दूसरे सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक 11:56 पर भारत का भरोसेमंद रॉकेट PSLV C-54 सभी सैटेलाइट को लेकर उड़ा और 17 मिनट और 17 सेकंड में 742 किलोमीटर ऊंचाई वाले सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ओशनसैट 3 को लॉन्च कर डाला। हालांकि इसरो का असली काम इस सैटेलाइट को यहां पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि असली काम इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि दोस्तों, ये मिशन लॉन्चिंग के साथ ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा मिशन लगभग 8,200 सेकेंड यानी कि 2 घंटे 20 मिनट तक चला। और बड़ी बात यह है कि ये PSLV का सबसे लंबा मिशन रहा, क्योंकि दोस्तों, प्राथमिक उपग्रहों और नैनो उपग्रहों को 2 अलग अलग सोलर सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स यानी कि SSPO में लॉन्च किया गया। मतलब पहले रॉकेट धरती की 742 किलोमीटर वाली ऊंचाई वाली कक्षा में पहुंचा और भारत के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ओशनसैट 3 को लॉन्च किया। इसके बाद रॉकेट को पृथ्वी की ओर लाया गया और 516 से 528 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में बाकी उपग्रह छोड़े गए। दोस्तों, इस काम के लिए इसरो ने ये PSLV C-54 रॉकेट में 2 ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर का उपयोग किया था ताकि ये कक्षाओं को बदल सके। दोस्तों, भारत ने इस मिशन में जो निगरानी सैटेलाइट लॉन्च की है वो अब सीधे सीधे चीन की हालत खराब करने वाली है। तो इसके साथ ही भूटान का भी एक खास सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, वो भी चीन के लिए नासूर बनने वाला है, क्योंकि एक सैटेलाइट डोकलाम पर उसके इरादे खाक करेगा तो दूसरा सैटेलाइट समंदर में उसकी हालत पतली कर देगा। दोस्तों, इसरो बार बार कह रहा है कि ये समुद्र में उठने वाले तूफानों, समुद्र की सतह पर हवा का दबाव और तापमान, समुद्र में मौजूद एल्गी और क्लोरोफिल की जानकारी देगा। लेकिन आपको जो बात शायद पता नहीं है वो ये कि ये सैटेलाइट चीन की चालबाजियों को खोज निकालने वाला बाज है, जो हर वक्त 24 घंटे उसकी हर हरकत की पूरी निगरानी करेगा। हालांकि दोस्तों, ये सैटेलाइट सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। दरअसल दोस्तों, सन सिंक्रोनस का मतलब होता है कि जिस तरफ सूर्य रहता है उसी तरफ सैटेलाइट भी रहेगी। ये सभी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट हैं।
पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। अब बात PSLV C-54 मिशन की। वैसे तो दोस्तों सभी सैटेलाइट महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण ओशनसैट 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-06 ही है। बाकी 8 नैनो सैटेलाइट हैं। इस ओशनसैट 3 का वजन 960 किलोग्राम है। ये ओशनसैट सीरीज की तीसरी पीढ़ी का सैटेलाइट है और जाहिर है कि ये पुरानी पीढ़ी की तुलना में काफी उन्नत है। इसमें ओशन कलर मॉनिटर, समुद्र की सतह के तापमान का मॉनिटर और KU बैंड स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि CSAT-3 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। दोस्तों ये दुश्मन पर निगरानी के साथ साथ समुद्र की सतह का भी अध्ययन करेगा, मतलब पानी में मौजूद सेडिमेंट और एरोसोल का पता लगाना और क्लोरोफिल कंसंट्रेशन पर नजर रखना है। फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम का मतलब है कि समुद्र में एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जब तेजी से बढ़ते हैं तो उनमें समुद्र के पूरे इकोसिस्टम और लोगों को नुकसान होता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सैटेलाइट की तकनीक कितनी खास है कि श्रीलंका और अंडमान निकोबार रीजन में हलचल कर रहे दुश्मन के जहाजों पर सीधी निगरानी रखी जा सकेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत ने भूटान को एक बड़ा गिफ्ट भी दिया है और चीन आज उसी की पड़ताल कर परेशान हुआ पड़ा है, क्योंकि भारत की चिकन नेक पर गंदी निगाह रखने वाले चीन पर यह सैटेलाइट सबसे बड़ा हथौड़ा है। साथ ही मोदी की ग्लोबल डिप्लोमेसी का भी सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि इसकी मदद से भारत भूटान में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे चीन को हमेशा के लिए बाहर निकालने में कामयाब हो चुका है। यानी नेपाल चीन की गोद में खेलकर कुछ नहीं कर पाया और उसका पड़ोसी भूटान अपना खुद का सैटेलाइट अंतरिक्ष में देख पा रहा है। ये तमाचा एक तरह से पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पर भी होगा कि वो चीन के साथ गोटियां खेलने के कारण स्पेस जगत में भूटान से भी पिछड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने भूटान के वैज्ञानिकों को सीधी तकनीकी ट्रांसफर करके दुनिया के सामने एक नया ही अध्याय रच दिया है। दोस्तों भूटान सेट यानी कि इंडिया भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, ये एक नैनो सैटेलाइट है। भारत ने इसके लिए भूटान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। भूटान सेट में रिमोट सेंसिंग कैमरे लगे हैं, यानी कि ये सैटेलाइट जमीन की जानकारी देगा, रेलवे ट्रैक बनाने, ब्रिज बनाने जैसे विकास संबंधी कामों में मदद करेगा। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा भी लगा है, यानी सामान्य तस्वीरों के साथ साथ अलग अलग प्रकाश तरंगों के आधार पर तस्वीरें भी मिलेंगी। दोस्तों भूटान में स्पेस टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती अवस्था में है, लिहाजा वो सैटेलाइट के जरिए अपने देश को मैप करना चाहते हैं। भूटान इससे पहले भी एक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, उसमें भी भारत ने मदद की थी। अब इस नए सैटेलाइट के लिए डेटा रिसेप्शन भूटान में भारत के सहयोग से बनाए गए सेंटर में होगा, लेकिन उससे पहले इसे इसरो हासिल करके उन्हें देगा। भूटान में भारत ग्राउंड स्टेशन भी डेवलप कर रहा है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब ग्लोबल कॉमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में एंट्री मार चुका है और इसरो की यही ताकत देखकर अमेरिका, चीन जैसे देश टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इसरो ने हाल ही में ब्रिटिश स्टार्टअप कंपनी वनवेब के लिए 36 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और इसके बाद भारत के स्काईरूट ने बहुत ही तगड़ा धमाका करते हुए विक्रम रॉकेट लॉन्च किया था। रॉकेट को कम बजट में लॉन्च किया गया। ऐसा करके भारत अब कॉमर्शियल लॉन्चिंग में और आगे जाने की योजना बना रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसरो ही एकमात्र स्पेस एजेंसी है जो इतने कम दाम पर यह काम कर सकती है। अंतरिक्ष में भारत के प्राइवेट प्लेयर्स का तूफान, रॉकेट से लेकर सैटेलाइट मार्केट में भारत का बवंडर। हालांकि दोस्तों अब इसरो ने जो 9 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं उससे दुनिया में एक अलग ही लेवल का भूचाल आ चुका है, क्योंकि इसके जरिए भारतीय स्टार्टअप पिक्सल का आनंद सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया है। यानी भारतीय स्टार्टअप रॉकेट ही नहीं, सैटेलाइट मार्केट में भी तूफान मचा चुके हैं। इस मिशन को लेकर पिक्सल का कहना है कि पिछले 2 साल से इस पर कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया गया है। आनंद एक हाइपर स्पेक्ट्रल लघु उपग्रह है जिसका वजन 15 किलोग्राम से कम है, लेकिन इसमें 150 से ज्यादा वेवलेंथ है, जो इसे आज के गैर हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों जिनकी तरंग 10 से ज्यादा नहीं है उसकी तुलना में ज्यादा विस्तार से पृथ्वी की तस्वीरें ले सकने की क्षमता देता है। यानी कि पृथ्वी से जुड़ी कई क्लियर तस्वीरें भेज सकेगा। पिक्सल कंपनी के मुताबिक इस उपग्रह से ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल कृषि में सहायता के लिए किया जाएगा, जैसे कीटों के संक्रमण, अवैध खनन या फिर जैसे जंगल की आग का पता लगाने और तेल की परत की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज का इस्तेमाल युद्ध में भी किया जा सकता है। ये कैमोफ्लाज यानी कि किसी आवरण के भीतर का भी पता लगा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल दुश्मन के टैंक या दूसरे किसी सैन्य वाहनों को जंगल में पत्तों से ढक दिया गया हो। तो कुछ समय बाद उन पत्तों में क्लोरोफिल की कमी होने पर हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे में वो हिस्सा बाकी जंगल से अलग दिखेगा और भारतीय सेना इसके जरिए मिशन को पूरा कर सकती है। दोस्तों, पिक्सल की योजना अब ऐसे 36 सैटेलाइट लॉन्च करने की है ताकि पूरी धरती पर नजर रखी जा सके। इसे पृथ्वी का हेल्थ मॉनिटर भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, इसरो के इस मिशन में ध्रुव स्पेस कंपनी के 2 हाईबोल्ट अंतरिक्ष यान भी लॉन्च किए गए हैं। ध्रुव स्पेस कंपनी का मुख्यालय हैदराबाद में है। कंपनी के दोनों सैटेलाइट 0.5U क्यूबसैट सैटेलाइट हैं, यानी कि इनका आकार करीब 6 इंच के क्यूब का है, जिन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। थाईबोल्ट एमेच्योर रेडियो कम्युनिकेशन नैनो सैटेलाइट है, जिसके जरिए कंपनी एमेच्योर रेडियो का फोकस कर रही है। लिहाजा इस थाईबोल्ट मिशन को देश के कई एमेच्योर रेडियो संस्थानों का समर्थन हासिल है। इसके साथ ही दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम करने वाली स्विस कम्युनिकेशन कंपनी एस्ट्रोकास्ट ने भी अपने 4 नैनो सैटेलाइट लॉन्च करवाए हैं, जिनका वजन 5 किलोग्राम है। इनका इस्तेमाल मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में होगा। एस्ट्रोकास्ट अभी तक 12 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिनमें ज्यादातर एलन मस्क के रॉकेट से हुई है, लेकिन अब उसे भी इसरो पर ही भरोसा दिख रहा है। कंपनी 64 क्यूबसैट का कॉन्स्टलेशन स्थापित करना चाहती है। इसका इस्तेमाल खासतौर से दूर दराज के इलाकों में मैरीटाइम, कृषि, पर्यावरण, लैंड ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, तेल गैस और इंडस्ट्रियल IoT डिवाइस में किया जा सकेगा। यानी दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये मिशन एक साथ कई स्पेस एजेंसियों से लेकर कई देशों के चूल्हे हिलाने वाला साबित हुआ है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।